हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सूर्य प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आज। टॉपिक देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या डिस्कस करने वाला हूँ। और ये भी सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस या करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते आज सीटेट पे कहाँ से आ गए। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि चैनल की शुरुआत में ही जो 5-6 वीडियोस हैं मेरे, वो सीटेट से ही रिलेटेड हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है। तो और चूंकि 9-10 दिन ही बचे हैं, और मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग जो सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, उनका काफी हद तक तैयारी हो चुका होगा। अब रिवीजन फेज चल रहा होगा। तो रिवीजन फेज में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको इजीली मार्क्स गेन करा सकते हैं, और आप इजीली जो है सेकंड पेपर में, आइदर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो, आप 100 नंबर के स्कोर को पार कर सकते हैं। ठीक है। आसपास की आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आप ध्यान यहाँ पर दीजिएगा क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है इस टाइम। और 10 ही दिन के बाद, 9 ही दिन, मेरे ख्याल से 8 दिन बचे हैं और आपका पेपर होने वाला है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाद में बताऊंगा कितना नंबर मुझे मिला था, लेकिन ये जान लीजिए कि बेहतर ही है जो आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे। तो एक्सपीरियंसेस के आधार पे बता रहा हूँ कि जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से बता रहा हूँ, आप तैयारी जरूर कर लीजिएगा उसकी। ठीक है। आइए, अब डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। सीटेट जनवरी 2024 में होने वाला है। 21 तारीख को पेपर है। सिटी की डिटेल्स आपके पास आ ही गई होंगी अब तक। अब हम यहाँ पे देखते हैं टोटल 4 पेपर होते हैं। मैथ्स वालों के लिए अलग से सोशल साइंस की जगह पे मैथ्स का पेपर होता है, और सोशल साइंस यानी कि जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए सोशल साइंस का पेपर होता है। ठीक है। उसके पहले हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के बारे में, हिंदी के बारे में और इंग्लिश के बारे में। देखिए, सीडीपी एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिना कुछ किए, अगर आपका केवल सीडीपी तैयार है, तो आप ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में पास होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? अभी बताता हूँ। सीडीपी का देखिए, कितना कितना नंबर का आता है। 30 नंबर सीडीपी, 30 नंबर हिंदी, और 30 नंबर आपका इंग्लिश का आता है। और सोशल साइंस आपका अकेले 60 नंबर का। टोटल मिला के 30 30 60 90, और 60 मिलाकर आपका 150 क्वेश्चंस का ये बन गया क्वेश्चन पेपर। ठीक है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि सीडीपी जो है, टोटल पूरा सीडीपी ही आएगा। यहाँ पर 30 में से 15 नंबर जो होंगे वो आपके सीडीपी के होंगे। यहाँ पर भी 15 नंबर आपके सीडीपी के हो जाते हैं। और इसमें से सोशल साइंस में से, या फिर अगर किसी का मैथ्स है, तो उसमें से 20 नंबर आपके सीडीपी के हो गए, और 40 नंबर आपके जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उससे होगा। ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं, 30 और 15 45, और 15 60, और यहां से 20 80। 80 नंबर का ये टोटल आपका सीडीपी कवर करेगा पूरा। ठीक है। हालांकि यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ पर केवल पेडागॉजी होगा। सोशल साइंस या मैथमेटिक्स में केवल पेडागॉजी होता है, और पेडागॉजी का मतलब ये होता है, यहाँ पर बच्चे के विकास से जुड़ा कोई चीज नहीं होता है, वो तो यहाँ पे कवर हो गया। पेडागॉजी यानी कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है आपको कोई विषय, उसके विषय में आपसे यहाँ से जानकारी ली जाएगी। ठीक है। तो टोटल 80 नंबर का तो आपका सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए सीडीपी को आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करिएगा। दूसरी चीज, आप नंबर कहाँ से गेन करेंगे। ये जो बचे हुए यहाँ पे 15-15 नंबर्स हैं, ये हिंदी और अंग्रेजी में, यहाँ पर दूसरा जो पार्ट पूछा जाता है 15 नंबर का, उसमें केवल कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है। आपको एक पैरा, दो पैरा दे दिया जाएगा, और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं, कुछ ग्रामेटिकल भी हो सकते हैं। जैसे कि हिंदी में कोई एक शब्द दे दिया, और उसका अर्थ, मतलब उसका पर्यायवाची पूछ सकता है, विलोम पूछ सकता है, या फिर उससे जुड़ा कोई समानार्थी शब्द पूछ सकता है। ठीक है। तो उसमें से भी आप काफी हद तक, और चूंकि कॉम्प्रिहेंशन है, यानी कि जो गद्यांश है उसी में से पूछा जाएगा, तो आपका जवाब उसमें से, मान लीजिए कि आप 80% जवाब तो वैसे ही दे देंगे, 20% जो बचेगा वो ग्रामेटिकल पोर्शन होगा।
तो इस 15 में से भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 नंबर तो आप ऐसे ही कर लेंगे, मान के चल रहा हूँ। और यहाँ से भी ठीक वैसे ही 10 नंबर यहाँ से उठा लेंगे। तो 80 और 20 आपका 100 तो वैसे ही पूरा हो जा रहा है ना? 80 सीडीपी से और 20 आपका हिंदी और इंग्लिश से। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, मैंने अक्सर देखा है अपने भी आसपास जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके भी मन में ये डाउट देखा है, आपके भी आसपास या फिर आप स्वयं अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो आप भी ये डाउट फेस कर रहे होंगे कि सर सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में हम पढ़े क्या, जिससे नंबर काफी अच्छा आ जाए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो मैं ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन सोशल साइंस वाले बच्चे, चूंकि ये पढ़ाई से अक्सर ऐसा होता है कि काफी दूरी बना लेते हैं, है ना? जो यूपीएससी या किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए तो कोई खास ये कोई टफ एग्जाम नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वैसे बच्चे होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि सीटेट में काफी सारी महिलाएं भी पेपर देने जाती हैं, जिनकी नई नई शादी हुई रहती है या शादीशुदा महिलाएं जाती हैं, उनके लिए स्पेशली मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। सीडीपी सबसे अच्छे से तैयार करिए, हिंदी और इंग्लिश में से कुछ कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताने जा रहा हूं आपको, वहां से कवर आप कर लेंगे तो आपका ये जो 40 नंबर का आंकड़ा है, ये भी इसमें से ये मान के चलिए 50 to 60% आप इजिली गेन कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको सोशल साइंस का और साथ में सीडीपी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, और इसको तमाम यूट्यूब पे तमाम सारी वीडियोस पड़ी होंगी, उन टॉपिक्स का अच्छे से जो है रिवीजन कई बार कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले कोई भी एक वीडियो को पकड़िए उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसको कईयों बार देख लीजिएगा, ताकि वो आपका दिमाग लगे भी ना और वो आपके दिमाग में सेव हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, चलिए इसको रब करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। देखिए, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरी बात आप मानिए। ठीक है, एग्जाम के बाद जब आप खुद आएंगे वापस एग्जाम देके, अगर इन टॉपिक्स को आपने कवर किया हुआ है, तो वाकई में बता रहा हूँ कि मेरा विश्वास करिए, आपका चेहरा हंसता हुआ ही रहेगा। ठीक है, वरना फिर उदास हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ रखा है इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छी बात है, उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने छोड़ दिया है, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन टॉपिक्स को मत छोड़िएगा, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, वैसे तो मैं एक चीज बता दूं, सोशल साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है सोशल स्टडीज, यानी कि जैसे आप पॉलिटिकल की अगर बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें या पॉलिटी की बात करें, वहां पर लिखा हुआ है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ऐसी कोई भी पॉलिटी जो आपके सोशल लाइफ को भी अफेक्ट कर रही हो, या कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो आपके सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रही हो, वो सब कुछ जो है वो सोशल साइंस में पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद के रिसाइटर को आप क्या कहते हैं, या ऋग्वेद सामवेद से जुड़े हुए चीजों को भी पूछ सकता है, या फिर आपसे चोल और सतवाहन साम्राज्य के बारे में भी पूछ सकता है। वो तो जो है सीटेट के कमीशन के ऊपर है कि वो आपसे क्या एग्जाम में पूछता है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आप यूपीएससी की तो तैयारी नहीं कर रहे ना, आप तो सीटेट का देने जा रहे हैं, तो आपसे बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, जो मोस्ट बेसिक है, जो आपको पता ही होना चाहिए एक तरह से। और हिस्ट्री की जहां तक हम बात करते हैं, तो जो ऐसे छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, छोटा यानी कि जिनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है या फिर बहुत ब्रॉड विजन नहीं चाहिए, वहां पर एंशियंट और मॉडर्न, ठीक है, इन्हीं दो चीजों से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। मिडिवल से सवाल बहुत कम से कम पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। हो सकता है उनके आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा जो है आपसे सवाल पूछा जा सके, बट आप उसको याद करने बैठेंगे एक दो सवाल के लिए, आप इतने पोथे को याद करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। उससे अच्छा जो मैं टॉपिक्स यहाँ पे लिखा हूँ, विश्वास मानिए, उसको याद कर लीजिए, बार बार इस पे कोई वीडियो देख डालिए। जैसे कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने यहाँ टॉपिक्स लिख रखे हैं, इस पे प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पे, इसी पे तमाम वीडियोस आपके पास पड़े होंगे। बार बार उन्हें देख लीजिए, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बार बार बस उनको देख लीजिए। ठीक है, या फिर जैसे ये यहाँ पर सीडीपी के हैं, जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। आप ये मान के चलिए
थ्योरीज के नाम पे, जैसे जीन पियाजे की जो थ्योरी है, उस थ्योरी के नाम पर ही मात्र 2-3 सवाल आ जाते हैं कि उस थ्योरी के आउटकम्स क्या थे, ठीक है? और उस थ्योरी से जो अप्लाइड क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है? जैसे पियाजे की जो थ्योरी है, मान लीजिए यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की की कोई थ्योरी है, जेडपीडी की थ्योरी, हम सभी को पता है। तो जेडपीडी के थ्योरी का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, बच्चों को किस तरह से अप्लाई करके पढ़ाया जा सकता है, उसके एप्लीकेशन के बेस पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये जो थ्योरीज मैंने लिखी हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? सारी तो नहीं, लेकिन 5-6 थ्योरीज का वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप जरूर देख लीजिए। विश्वास मानिए, कोई भी ब्रांडेड जगह जहां पर भी आप पढ़ते होंगे, उनसे बेहतर ही कंटेंट आपको मिलेगा। कंटेंट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको उनकी बातें ज्यादा समझ में आ रही हूँ, लेकिन इस छोटे भाई की भी अगर बात समझेंगे तो कुछ गलत नहीं कहा है, अच्छे से अच्छे प्रयास से समझाया ही है आपको। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे प्याजे की थ्योरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 सवाल तो आने फिक्स है। नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है, उसके बाद एरिक एरिक्सन की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, कोलर की थ्योरी है। वैसे सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पे जो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्यार लोगों ने दिया है, वो काफी अच्छा, बहुत अच्छा चला था। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स की बात अगर हम करते हैं, तो की पॉइंट्स में ये बताना चाहूंगा, सीडीपी के जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, तो एक चीज विश्वास मानिएगा, ऐसा कोई भी ऑप्शन मत टिक करिएगा जो बच्चों के प्रति आपको निगेटिव दिखाई दे, ठीक है? ऐसा कभी मत देखिएगा कि बच्चों के लिए मार्क्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर बच्चे अगर बदमाशी कर रहे हैं तो उनको आप पिटाई कर दीजिए। स्ट्रिक्ट बिहेवियर आपका नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप ऑप्शंस को, जब आप डायलेमा में फंस जाएं कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, तो हमेशा बच्चे को केंद्र बिंदु रख के, बच्चे को लोकस में रख के सवाल को सॉल्व करिएगा। 90% चांस है कि आपका ऑप्शन सही मार्क हो जाएगा। अगली चीज अगर हम बात करते हैं, अब आइए सोशल साइंस पे देख लेते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में ज्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको किसी भी चैनल पे वीडियो पे मिल जाएगा। एक वीडियो कोई भी सेलेक्ट करिए, उसको बार बार देखिए रिपीट करके। उसके बाद वैदिक पीरियड के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, बुद्ध के बारे में। बुद्ध और जैन तो दोनों चीजें हैं, पर बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। चोल साम्राज्य, साउथ इंडियन किंगडम में सबसे बड़ा साम्राज्य चोल साम्राज्य हुआ करता था। राजा राजा चोला, है ना, राजेंद्र चोल, जिनको आप कोंडापुरम भी कहते हैं, गंगाईकोंडा चोलापुरम भी कहते हैं। बंगाल में आके इन्होंने आक्रमण करके जीत हासिल की थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट इनके द्वारा बनवाई गई मंदिरों के बारे में, जो इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में आप याद कर सकते हैं। कांग्रेस सेशंस, कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशंस हैं, उनके बारे में। 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में। फ्रीडम स्ट्रगल, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटे से बड़े हर एग्जाम में फ्रीडम स्ट्रगल से सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है? फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब ये है कि गांधी जी के पैदा होने के बाद की चीजें, या फिर कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद के भारत के क्या सिनारियो थे। जैसे आपसे पूछूं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी किसने बनवाई, किसने बनाई, तो आपको अगर नहीं पता होगा या कब बनी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कब आ गया, है ना? फिर HSRA क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप उसको किसी भी वीडियो से कवर जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ाया है। फंडामेंटल राइट्स में आपको हर चीज नहीं पढ़नी, मैं बार बार कह रहा हूं। वही चीजों पे आप ज्यादा फोकस करिएगा जो समाज में या जो राजनीति शास्त्र में शिक्षा से जुड़ा हो, बच्चों से जुड़ा हो, महिलाओं से जुड़ा हो, उन चीजों को ज्यादा टैकल करिएगा। जैसे आर्टिकल 21A, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, वो आपका फंडामेंटल राइट में भी आता है, DPSP में भी आता है, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है। फिर एजुकेशन रिलेटेड जो कमीशंस बने हैं, वर्धा कमीशन, हार्टॉग कमीशन, ये सारे कमीशंस के बारे में एक नजर जरूर डाल दीजिएगा। पंचायत के बारे में, है ना, आंगनवाड़ी केंद्र, म्युनिसिपालिटीज के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, सहकारिता समिति, पार्ट्स, 22 भाग हैं संविधान में, सब पढ़ा रखा है मैंने। शेड्यूल्स, यानी आपकी अनुसूचियां। उसके बाद पार्लियामेंट, यानी कि भारत का संसद भवन।
करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा कि नया पार्लियामेंट बना है तो उसको पढ़ लेते हैं, वो सब नहीं आने वाला। स्टैटिक चीजें आएंगी जो पहले इतिहास में घटित हो चुकी हैं, उन पे ज्यादा फोकस करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैं फिर बता रहा हूँ, जो बच्चों और महिलाओं को केंद्र में रख के जो भी नियम कानून होंगे उनको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ग्रासलैंड्स के बारे में, जैसे अगर मैं पूछूं वेल्स कहाँ पाई जाती हैं तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। प्रेयरीज कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में। स्टेपीज कहाँ पाई जाती हैं, सेंट्रल एशिया में। ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। फॉरेस्ट के टाइप्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट, है ना। इन चीजों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। माउंटेन फॉरेस्ट। फिर सॉयल, एरिड सॉयल, आपका एलुवियल सॉयल, लोमी सॉयल, येलो सॉयल, रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, है ना। उनमें पाए जाने वाले प्रमुख फसलों के बारे में, उनकी क्या कंडीशन होती है। ओशियानिक करंट्स यानी महासागरीय जलधाराओं के बारे में, कौन सी ठंडी ओल्ड करंट है, कौन सी गर्म करंट है, कौन सी कहाँ से चलती है, उसकी लोकेशन क्या है, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। मानसून के बारे में जान लीजिएगा। भारत में दो प्रकार के मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट वो मानसून है जिसमें भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश होती है, केरला से लेकर उत्तर प्रदेश तक। नॉर्थ ईस्ट मानसून उसे कहते हैं जो आपका बे ऑफ बंगाल से उठता है और तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश कराता है, वो भी ठंडी के महीने में। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस, इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। जो मेडिटेरेनियन सागर से भारत में जब ठंडी का मौसम होता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से जो वहां से जेट स्ट्रीम्स उठती हैं, उसकी वजह से ठंडी के महीने में यहाँ पर बारिश होती है। और वो बारिश बेहद जरूरी होती है गेहूं की फसल के लिए, है ना। उसी से शीत बनती है, ठंडक बढ़ती है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। सीडीपी का मैंने बता ही दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पॉलिटी से रिलेटेड और सीडीपी से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ा रखा है। बाकी जो नहीं पढ़ा पाया हूं अभी तक, उसको आप कहीं से भी कवर कर लीजिएगा, लेकिन कवर जरूर कर लीजिएगा। मेरा विश्वास मानिए, 80% मैं गारंटी ले सकता हूं। ये जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ये मान के चलिए 40 में से कुछ नहीं तो ये मान के चलिए कि 20 नंबर तो आपके आने तय हैं इसी टॉपिक में से। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो बार बार कहीं से देख के रिवाइज कर लीजिए। मेरे चैनल्स पे ये पड़े हुए हैं, इनको देखिए। अच्छे से समझाया मैंने, एक भी चीज छूटी नहीं है ना। तो अच्छे से देखिए। और हाँ, अगर कोई टॉपिक इसमें से आपको समझने की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको स्पेशल वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता मेरी जितनी भी फैमिली है उनमें कोई भी परेशान हो, तो आप बताइएगा, मैं उसको बना दूंगा। लेकिन हाँ, उसकी कंडीशन क्या है कि लगभग 8-10 लोगों के तरफ से ये सुझाव आना चाहिए कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए। या तो एक कमेंट करे, 10 लोग लाइक कर दें, और या फिर 10 कमेंट आ जाए तो मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी एग्जाम जब हो जाएगा तो जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आए। गाली भी दीजिएगा मन करे तो, अदरवाइज प्रशंसा भी कीजिएगा अगर ये बताए हुए टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ जाता है तो। बाकी इसको एक्स्ट्रा क्लास ही समझिए। मिलते हैं अपने अगले किसी यूजफुल क्लास में जो आपके आरओ यारों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।